क्यों डरते हो कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचते हो कि बुरा होगा। बढ़ते रहो बस मंजिलों की ओर, अगर कुछ ना मिला तो एक तजुर्बा ज़रूर होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 14 है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पुराने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप उनको भी एक बार ज़रूर लगाएं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उसमें चेक कर लें। ठीक है, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। इसमें से बताना है कि गलत युग्म कौन सा है। अधिगम का साइन सिद्धांत टॉलमैन, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, ये कुर्ट लेविन या कुर्ट लेविन है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो इसमें क्या गलत युग्म बताना है, तो कौन सा गलत युग्म होगा। सभी को पता होगा कि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये किसका है, अल्वर बंडूरा का है। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है, ब्रूनर, तो ये गलत हो जाएगा। और ये जो पूछा जाए कि अगर ब्रूनर का पूछ लेते तो कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने, परिस्थितीय परक सिद्धांत दिया। ठीक है, इसमें इन्होंने 5 मंडल बताए, कौन कौन से हैं। आप उनको चाहें तो आप सुन सकते हो, नोट करने अब तो नोट भी कर सकते हो, पर मैं बोल के ही बता दे रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे पहला होगा लघु मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल और उसके बाद घटक मंडल, ये 5 मंडल बताए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। जिन चीज़ों को मतलब जो चीज़ सीखने में आपको संतुष्टि मिलती है उनको आप सीख लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा। कल्पना सिद्धांत, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या फिर सापेक्ष नियम। बताइए क्या सही हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रभाव का नियम। ठीक है, आपने अगर उस चीज़ को, प्रभाव आप पर पड़ रहा है, अगर आप वो चीज़ अच्छे से सीख रहे हो तो वो आप जल्दी सीख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको संतुष्टि मिल भी रही है। ठीक, तो ये आपको सभी को पता होगा कि प्रभाव का नियम ये किसने, थॉर्नडाइक ने बताए थे। कितने मुख्य नियम बताए थे, 3, और गौण नियम बताए थे 5। ठीक है, तो इसमें कुछ किसी को बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से बताना है आप लोगों को कि कौन सा कथन गलत है। अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा परिप्रेक्षण या अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिमाण व्यवहार में परिवर्तन होता है। बताइए गलत कथन बताना है कि कौन सा गलत होगा इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 1 मिनट में पेन लो। ऑप्शन नंबर सी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अधिगम हमेशा परिप्रेक्षण या अवलोकनीय होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अधिगम इसके अलावा भी होता है, जैसे सूझ के, अभ्यास के या प्रयास त्रुटि के द्वारा भी होता है, लेकिन इसमें क्या लिखा गया है कि अधिगम केवल या परिप्रेक्ष्य होता है, तो अवलोकनीय होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अधिगम कैसे भी हो सकता है। ठीक, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में ऐसी कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडोरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है। बताइए कौन सी इसमें शामिल नहीं है। हमसे मतलब इसमें क्या पूछा जा रहा है, जो बंडोरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था उसमें सोपान बताए थे, 4 सोपान, तो 4 सोपानों में से इनमें से बताना है कि कौन सा सोपान नहीं दिया गया है, कौन सा सोपान उन्होंने नहीं दिया। बाकी ये 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, तो अनुभवात्मक ये नहीं है, यही नहीं दिया, और बाकी ये, जब यही हमारा आंसर हो जाएगा तो उसके बाद में बाकी तो ये सब दिए ही होंगे। ठीक है, अनुभव, ये क्या हो जाएगा, अनुभवात्मक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ये नहीं दिया उन्होंने, और बाकी ये सब दिए हैं, अवधानात्मक, अभिप्रेरणात्मक और धारणात्मक, ये सभी बंडोरा ने सोपान दिए थे। ठीक है, 4 दिए थे, 3 इस पर दिए हुए जो हमसे पूछा गया था। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमिक अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बताना है इनमें से कि कौन सा है जो कि अभिक्रमिक अनुदेशन में संबंधित नहीं है। जो अभिक्रमिक अनुदेशन के बारे में सभी को पता होगा कि किसने दिया था, जो किसने दिया था, B.F. स्किनर ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि इससे संबंधित कोई इसका नहीं है। तो क्या लघु पदों का सिद्धांत, तो ये तो सही बात है, ये तो होता है। ठीक है, ये मतलब उसमें छोटे छोटे पद होते हैं। अध्यापक मूल्यांकन का सिद्धांत, तो ये गलत है, मतलब ये हमसे पूछा गया था, तो ये इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अध्यापक मूल्यांकन नहीं करता, बालक अपना स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, हाँ सक्रिय भी रहते हैं बालक, क्योंकि एक जो आंसर सही देते हैं
उसके बाद दूसरा आंसर मतलब क्वेश्चन उनके सामने आ जाता है, ठीक है। तत्कालिक पुनर्गणन, हाँ, अगर मतलब उनको उसी तरह रिजल्ट मिल जाता है कि उन्होंने सही आंसर कर दिया, ठीक है, तो उनको पुनर्बलन भी मिलता है कि मुझे सक्रिय रहकर वो खुद ही सीख जाते हैं उसको। लेकिन इसमें क्या पूछा गया था हमसे, क्वेश्चन में जो पूछा गया था इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो किसका संबंध नहीं है, मतलब ये गलत है, अध्यापक मूल्यांकन नहीं करते, ये सिद्धांत गलत दिया गया है, तो ये सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हमने पढ़ ली तो समझ ली तो मतलब क्वेश्चन हमेशा ही सही होगा। क्वेश्चन कोई भी हो टफ नहीं होता, एक साइकोलॉजी सिर्फ ऐसा ही सब्जेक्ट है, आप लोगों को बहुत टफ लगता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा सरल विषय है, सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन को आप पढ़ें एक बार फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। अनुक्रमणिकता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, और उसके बाद में क्या है, अहम मान्यता। तो अगर आपने जीन प्याजे को पढ़ा होगा, उनकी अवस्थाओं को पढ़ा होगा, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अगर आपने नहीं जानते तो जीन प्याजे कहाँ के थे, ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनकी एक बुक है, मतलब पुस्तक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक, तो पूर्व संक्रियात्मक आपको इनका समय तो सभी का पता होगा कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था दी गई है तो इसका समय कितने से कितने वर्ष बताया था, तो 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष, ठीक है, 2 से लेके 7 वर्ष। अब इसमें कौन सी जो प्रक्रिया है नहीं पाई जाती है, अनुक्रमणिता, तो ये तो पाई जाती है, ठीक है, 2 से 7 में अनुक्रमणिता पाई जाती है। ध्यान केंद्रित ना कर पाना, मतलब ध्यान केंद्रित इसमें लिखा है कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तो ये ही नहीं पाई जाती, ठीक है, और बाकी तो ये सभी पाए जाते हैं। जो हमारे लिए पूछा गया था कि कौन सी नहीं पाई जाती, तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। आपने उनकी अवस्थाओं को देखा होगा, कितनी अवस्था बताई थी, 4। जीन प्याजे में ज़्यादातर अवस्थाओं से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सी अवस्था की एज कितनी बताई गई है, तो आप सभी अवस्थाओं को एक बार सुन लीजिए इसको। जैसे संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक इसका समय हो गया। उसके बाद क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि इसमें प्रश्न में हमसे पूछा भी गया था, ठीक है, तो इसकी क्या है 2 से 7, अभी मैंने बता दिया। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो 7 से लेके 12 वर्ष तक, ठीक है, और उसके बाद औपचारिक अवस्था या इसको मूर्त अवस्था भी बोलते हैं, तो ये 12 वर्ष के बाद की अवस्था मानी जाती है, ठीक है। तो आपको पूछा क्या गया था कि निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मकता की विशेषता नहीं है, तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है, एक ही जगह पे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। बताना है आप सभी को कि स्कीमा का मतलब क्या है। स्कीमा का मतलब क्या बताया है जीन प्याजे ने, खंडन क्रिया विधि, आगमन विधि, लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेज का एकत्रित होना, या शारीरिक प्रतिवाद क्रिया। तो सही आंसर क्या लग रहा है इसमें आपको, तो सभी को पता होगा कि जितना ज़्यादा लंबा जो ऑप्शन होगा तो वैसे ही लगा देते हैं कुछ लोग तो, लेकिन इसका सही आंसर यही होगा कि लंबे समय की याददाश्त में सूचना को इकट्ठा कर लेना, ठीक है, या एकत्रित कर लेना, ये इसका मतलब होता है स्कीमा का, ठीक। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। स्कीमा शब्द बता ही दिया मैंने कि किसने दिया था, ठीक है, इस उदाहरण आगे भी दे दूंगा इसके बाद में, अगर आप पूछो तो मतलब सब बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है, इसमें से बताना है कि जो सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण कौन सा दिया गया है, चलना, कूदना, दौड़ना कि सीखना। तो सही आंसर बताना है इसमें से कौन सा है सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण, तो सीखना ही होगा जो सूक्ष्म होगा। बाकी जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, उछलना हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म नहीं होंगे। लेकिन ये जैसे कोई चीज़ सीखना है तो उसमें अपनी कम जो मतलब कम सक्रिय इंद्रियाँ रहती हैं जो चीज़ों में, वही होती है क्या, सूक्ष्म, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा होती है अपनी शारीरिक क्रिया, जैसे दौड़ देंगे तो आपकी जो शारीरिक क्रिया ज़्यादा होंगी तो ये सूक्ष्म में नहीं आएंगी। लेकिन जैसे लिखना हो गया, ये सूक्ष्म क्रिया हो जाएगी, किसी चीज़ को देखना होगा, ये सूक्ष्म क्रियाओं के अंदर ही आएंगे हमारे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न होगा कि निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया था, बताइए किसने दिया था। वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, डीवी, ये जॉन डीवी हैं, ठीक है, और कोलबर्ग। इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा रह गए, तो बताइए निम्न में से कौन से सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया, बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की, ठीक है। सभी को पता होगा वाइगोत्स्की के बारे में, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इनके बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिए वाइगोत्स्की को, क्योंकि ये वाइगोत्स्की हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की का इन्हें मतलब इनका सिद्धांत तो सभी को पता होगा, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। जेड की अवधारणा भी इन्होंने दी थी, और उसके बाद क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग के इन्होंने भी 4 स्तर बताए थे, ठीक। आप इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है,
एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? अगर वो कोई चीज़ है थॉर्नडाइक की जो सिद्धांत को लागू करने जाएगा, तो इसमें से बताना है कि कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है या फिर उसको ये लागू नहीं करना चाहिए। तो तैयारी करना चाहिए, खोज विधि द्वारा सीखना सिखाना चाहिए, उचित अभ्यास तथा दृढ़ कार्य किया जाना चाहिए, जहाँ तक शिक्षक को पुरस्कार का प्रयोग सही रूप में करना चाहिए। तो कौन सा नहीं दिया है? तो तैयारी का नियम ये तो दिया था, मुख्य नियम दिए थे ना, सभी को पता होगा तैयारी का नियम, ठीक है। उसके बाद में क्या है? अभ्यास का, तो ये अभ्यास के द्वारा भी बताए थे, अभ्यास का नियम। उसके बाद क्या है? पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार का, तो ये भी कहा था, लेकिन खोज विधि ये नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमसे पूछा गया था कि किसका नहीं प्रयोग करना चाहिए, मतलब थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार, तो खोज विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये सबसे अच्छी, लेकिन जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग, तो खोज विधि का, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। बच्चे और उनकी मानसिक क्रियाओं के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के मध्य से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबंधित होता है। क्वेश्चन को आप एक बार ठीक से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ें एक बार अच्छे से, समझे, क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है? बच्चे और उनकी मानसिक क्रियाओं के बीच अंतःक्रिया, किन की क्रिया, कौन सी क्रिया? मानसिक क्रिया, ठीक है। मानसिक क्रियाओं के बारे में बात किसने की थी? तो आप ये सोचना, अपने दिमाग में बनाइए, बताइए, सभी को पता होगा कि मानसिक क्रियाओं के बीच अंतःक्रियाओं की बात किसने की थी? थॉर्नडाइक ने कही थी क्या? पियाजे ने, टॉलमैन ने, कि कोहलर ने? तो मानसिक क्रियाओं के बीच अंतःक्रियाओं की बात किसने कही थी? जीन पियाजे, ठीक है। ये संज्ञानवादी थे। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं, ठीक है, सिर्फ साइकोलॉजी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने वाले धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन किया जाना चाहता है। क्वेश्चन को आप एक बार देखें। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने वाली धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? अगर क्या कहा जा रहा है कि पुराने और नए अनुभव के बीच में संतुलन करना, उसे क्या कहेंगे? समावेशन कहेंगे, समायोजन कहेंगे, संतुलन कहेंगे, कि ज्ञान विघ्न कहेंगे? तो क्या हो जाएगा? जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संतुलन कहा जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि सीखने की विधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। क्या कहा जा रहा है कि कोई उन्नति नहीं होती है, अगर कोई चीज़ सीख रहा है और उसमें कोई उन्नति नहीं हो रही, तो क्या सीखने का वक्र होगा, सीखने का पठार होगा, स्मृति होगी, क्या अवधान होगा? तो सीखने का पठार हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किस की व्याख्या करता है? तो किसकी व्याख्या करता है संघनन का सिद्धांत? अधिगम की, स्मृति की, अभिप्रेरणा की, सृजनात्मकता की? बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किसकी करता है? स्मृति की, ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? इनका संबंध किससे? आप सभी को बताना है कि अल्बर्ट बंडूरा का संबंध किससे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विचार का सिद्धांत, या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत? तो 15वां है जो हमारा क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये इसका संबंध कैसे है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अभी मैंने बताया भी था, इनके जो अन्य नाम हैं उन सभी को मैंने भी बता। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम में वक्र का पठार बनता है। बताना है कि जो वक्र का पठार है वो कैसे बनता है? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, की अभिरुचि के कारण? बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? क्यों बनता है अधिगम में वक्र का पठार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, थकान के कारण बन जाता है, ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, थकान के कारण क्या बन जाता है? अधिगम में वक्र का पठार। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु उपयुक्त होता है? जो दर्पण परीक्षण है तो किसको मापने योग्य होता है? अधिगम की गति, अधिगम का अंतरण, सूचनात्मकता, या अभिरुचि? किसके लिए उपयोगी है या उपयुक्त होता है? तो सभी को बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या है? अधिगम अंतरण के लिए किसका जो दर्पण परीक्षण है किसके लिए उपयोग होता है? तो अधिगम अंतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। अगले प्रश्न को देखेंगे। जो सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बताइए किसने किया था सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन? थॉर्नडाइक ने किया था, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था, हेगस्टी ने कहा था, कि स्किनर ने? बताइए तो किसने किया था?
प्रतिपादन तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ठीक है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के नाम सभी को पता होगा, कुर्ट लेविन, कुर्ट कोपका और क्या बोलते हैं मैक्स बर्दिमल, कोहलर, ये इनके नाम हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, बताना इनमें से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। सीखने की कमी, ये अगर सीखने में कमी करते हैं तो क्या विस्मरण में कोई बाधा आएगी, मतलब विस्मृति का कारण बन सकती है। सीखने की इच्छा, सीखने मानसिक द्वंद्व या सीखने की विधियाँ, बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर, कौन सा विस्मृति का कारण नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर स्मरण करने की इच्छा होगी तो फिर स्मरण का क्या होगा, विस्मरण इसमें थोड़ी हो सकता है। तो इसमें पूछा क्या गया था, निम्न में से कौन सी विस्मृति का कारण नहीं है। तो विस्मृति का कारण ये नहीं है कि अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा है कि मुझे इसको भूलना नहीं है, स्मरण करने की इच्छा रखनी है कि मुझे इसको याद करना है, तो आप उसको भूल नहीं सकते, ये एक कारण नहीं होगा इसका, ठीक है, भूलने का। अगला क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः याद करने में असफल होना कहलाता है। अगर कोई बात आपने सीख ली है, उसको आपने याद कर लिया, लेकिन फिर भी आप उसको याद नहीं कर पा रहे, असफल होते हैं, तो क्या होगा, विस्मरण कहलाएगा, स्मरण कहलाएगा, धारण कहलाएगा कि चिंता कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विस्मरण बोलेंगे उसको। अगर आपने कोई चीज़ सीख ली और उसके बाद में भी आप उसको याद नहीं कर पा रहे, आप असफल हो रहे, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, विस्मरण बोले जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था बताना। मैंने अभी बोला था कि अवस्थाओं के टाइम भी बताए थे और अवस्था भी बताई थी। जो पियाजे ने अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, कितनी बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई। तो मैंने अभी सभी का टाइम भी बताया था आप लोगों को और अवस्थाएं भी बताई थी। तो क्या पूछा जा रहा है कि द्वितीय अवस्था कौन कौन, द्वितीय अवस्था कौन सी है, तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दूसरी अवस्था कौन सी हो जाएगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दूसरी अवस्था होगी। बाकी जैसे ये ज्ञानेंद्रिय अवस्था ये प्रथम हो गई, औपचारिक ये चौथी हो गई, और जो मूर्त संक्रियात्मक है ये कौन सी हो गई, तृतीय अवस्था। हमसे पूछी गई थी द्वितीय अवस्था, तो द्वितीय अवस्था कौन थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है, बताइए क्या होगा। मतलब बच्चों के अगर अधिगम को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना चाहिए, उनके माता पिता का सहयोग करना चाहिए, मतलब लेना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का ध्यान रखना चाहिए, अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। तो बताइए सही आंसर क्या लग रहा है, तो सभी सही आंसर है, लेकिन इसमें जो सबसे सही होगा वो कौन सा होगा इसका, तो जो सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर उनकी अभिरुचि या अभिप्रेरणा का ध्यान रखा जाए तो बच्चे सबसे अच्छा सीख सकते हैं, ठीक है। अभिरुचि और अभिप्रेरणा ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनका ध्यान रख के हमने बच्चों को अधिगम करवाया तो बच्चे बहुत अधिक और सक्रिय होकर सीख लेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है आज का, कि कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिक समय व्यतीत करना होगा। अगर आपको जो आपका विद्यालय है या कक्ष है उसमें आपको बच्चों को अधिक सक्रिय बनाना है, उनके साथ समय व्यतीत करना है, तो क्या करना होगा, बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रमण तरीके से संप्रेषण करना तथा समूह में कार्य करवाना, अधिकांश संसाधन तथा अधिकांश कला शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना, उच्च उपलब्धि के लिए प्राप्ति लाने हेतु अन्य कक्षाओं के साथ समूह के रूप में प्रतियोगिता करवाना, अधिकांश सावधानीपूर्वक गृह कार्य जांचने एवं त्रुटि को इंगित करने का। तो क्या सही आंसर क्या लग रहा है इसमें, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि त्रुटियों को इंगित नहीं करना होगा हमें, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और गृह कार्य की बात हो रही, उच्च उपलब्धि की प्राप्ति हेतु अन्य कक्षाओं के समूह के रूप में प्रतियोगिता, अन्य कक्षाओं के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, और उपलब्धि की बात नहीं करेंगे। अधिकांश जो संसाधन अधिकांश तक कला शिक्षण की, मतलब इसमें क्या यह बोला जा रहा है कि जो श्रव्य दृश्य साधन है इनका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी नहीं है। लेकिन क्या बोला जा रहा है, बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रमण तरीके से, मतलब अच्छे से संप्रेषण करना, मतलब एक दूसरे से बातचीत करवाना तथा समूह में कार्य करवाना, तो ये सबसे अच्छा होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम अगर गलत आंसर को निकालेंगे तो सही आंसर तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं, बताइए कोहलर का संबंध इनमें से किसका है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, विकास का सिद्धांत दिया, व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया कि अधिगम के सिद्धांत से। इनका संबंध कैसे, कोहलर का संबंध बताइए किससे संबंध रहा होगा कोहलर का। तो इन्होंने कौन से अधिगम का सिद्धांत दिया था, ठीक है, अधिगम का सिद्धांत दिया था, सभी को पता होगा। इनको कौन सा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा।
क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या किसी भी अधिगम अंतरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार के कारण नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं बनेगा। अभिप्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा की, ज्ञान की सीमा, कौन सा इसमें नहीं बनेगा? क्वेश्चन को आप ठीक से देखेंगे, क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार के कारण नहीं बन सकता। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? विद्यालय का सहयोग, इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये पठार का कारण नहीं होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। बाकी जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसका है? किसने ये डेफिनेशन दी थी? ये डेफिनेशन बताना है कि क्या कहा जा रहा है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के कारण परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसका है? गेट्स और अन्य का है, मार्गन और गिलीलैंड का है, स्किनर का कि पावलोव का? तो सभी को रटा होगा ये। ठीक है, गेट्स और अन्य का ही ये कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? इनमें बताना है कि कौन सा है जो सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है। तत्परता का, अभ्यास का, बहुअनुक्रिया का कि प्रभाव का? तो ये सभी शामिल है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ये कौन सा है? गौण नियम है। ठीक है, और बाकी ये सब मुख्य नियम है। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत वीएफ स्किनर का, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का, कि सीखने का समग्र सिद्धांत सीएल। इसमें सिर्फ हल लिखा है, तो हल का। तो बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? मतलब गलत बताना है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं होगा। तो सीखने का जो समग्र सिद्धांत है ये किसका है? हल का नहीं है। ठीक है, ये किसका है? कोहलर, कोपका और कुर्टलेवन का है। ठीक है, ये समग्रतावाद या पूर्णवाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और बाकी ये सब सही है। जैसे सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन वीएफ स्किनर का है, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का है। लेकिन जो सीखने का समग्र सिद्धांत है ये किसका है? मैक्स बर्दिमल का है। कोहलर होता, कोपका होता तो इनका माना जाता, लेकिन इसमें ये हल दिए हैं, ये व्यवहारवादी है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।